बच्चों चलते हैं अब हम लोग ट्रांसलेशन के ऊपर। बेसिक ट्रांसलेशन को आज हम लोग जानेंगे और सबसे पहला चैप्टर है बेसिक ट्रांसलेशन का यूज ऑफ इज आर एम। बेसिक ट्रांसलेशन के अंदर यूज ऑफ इज आर एम, फिर यूज ऑफ हैज हैव, फिर यूज ऑफ वाज वेयर, फिर यूज ऑफ हैड, फिर यूज ऑफ शैल विल आदि को जानेंगे। फिर बेसिक ट्रांसलेशन में के बाद हम लोग रेस्ट सेटिंग को जानेंगे। जो एसओबीआर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रेस्ट अपना लोग पढ़े थे, उसमें रेस्ट को सजाया कैसे जाए, छोटी वाक्यों को बड़ा कैसे किया जाए, बड़ी वाक्यों को छोटा कैसे किया जाए, इन सारी बातों को सीखते हुए फिर हम लोग टेंस आदि को पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला चैप्टर है हम लोगों का यूज ऑफ इज आर एम। बच्चों, यदि वाक्य की बनावट इस प्रकार से हो, कर्ता प्लस कर्म, कर्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ रहे, कर्म, प्लस है, हूं, हो, हैं, या फिर होता है, ऐसा भी हो सकता है। कर्ता, कर्म, है, हूं, हो, हैं आदि लगा हुआ रहे तो वाक्य का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। फिर मन में प्रश्न आ सकता है कि इज कहां, आर कहां, एम कहां। तो मैं आप लोगों को वर्ब में इन बातों की जानकारी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आप सुन लें, हो सकता है भूल गए हो। हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं है तो आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। वह ईमानदार है तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ही इज ऑनेस्ट। तुम एक विद्यार्थी हो, क्या तुम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, नहीं है, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। मैं तुम्हारा भाई हूं, आई एम योर ब्रदर। बच्चों, ये है हमारी यूज ऑफ इज आर एम से जुड़ी हुई बेसिक बातें। अब हम लोग जानेंगे हैज हैव के बारे में कि हैज हैव का बेसिक यूज क्या है। यूज ऑफ हैज हैव। बच्चों, यदि हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ क्या लगा हुआ रहे, यदि हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट के साथ को या झे या के पास या रे पास लगा हुआ रहे, कर्ता प्लस को या झे या के पास या रे पास, अब प्लस कर्म और प्लस है, हूं, हो, हैं, ये लगा हुआ रहता है। या फिर को झे के पास रे पास न रहे और अंत में लगा हुआ रहे रखता है तो भी आप यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब में भी इस बात का मैं चर्चा किया था। तो जैसे कि अब मैं कहता हूं कि मुझे एक घड़ी है या आपके पास एक पंखा है, तो अब इस तरह का जो वाक्य है, इसका मतलब आपके पास एक पंखा है का मतलब क्या हुआ, आप एक पंखा रखते हैं। तो दोनों ही तरह का बात आपके सामने आ सकता है। कर्ता प्लस को या जे या के पास या रे पास प्लस कर्म प्लस है, हूं, हो, हैं। वाक्य का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। फिर वह प्रश्न, हैज कहां, हैव कहां। वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हैज, वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में नहीं है तो हैव। उसके पास एक पंखा है, ही हैज अ फैन। तुम्हारे पास या तुमको एक कुर्सी है, यू हैव ए चेयर। बच्चों, अब हम लोग जाने यूज ऑफ वाज वेयर को। वाज वेयर की बेसिक यूज क्या है, आधारिक बात वाज वेयर के अंदर क्या है, वही बात जो इज आर एम में था वैसा ही लगभग। चलिए जानते हैं। कर्ता प्लस कर्म प्लस था
थे, थी। कर्ता प्लस कर्म प्लस था, थे, थी। तो वाक्य का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। वह एक विद्यार्थी था। अब फिर प्रश्न उठ सकता है आपके मन में, वाज कहां वेयर कहां? तो बता चुके हैं आप लोगों को कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एवं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है? आई। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एवं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आप वेयर का प्रयोग करेंगे। वह एक गायक था, ही वॉज ए सिंगर। मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। वे लोग बीमार थे, दे वेयर इल। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ हैड को। वही बात जो हैज हैव में था वैसा ही हैड में है। चलिए जानते हैं। कर्ता प्लस को या जे या के पास या रे पास। कर्ता के साथ क्या लगा हुआ है? को या जे या के पास या रे पास प्लस कर्म प्लस था, थे, थी। उसको एक घर था, तुम्हारे पास एक घोड़ा था। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। उसके पास कुछ किताबें थी। He had some books. मेरे पास एक कुर्सी थी। I had a chair. बच्चों, ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई जो भी चैप्टर्स पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर का एक्सरसाइज पीडीएफ में आपको दिया जाएगा। एक्सरसाइज बनाना है, बनाने के बाद फिर सॉल्यूशन देखना है। जो एक्सरसाइज आपको बनाने के लिए दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, मगर इसमें आपको ईमानदारी दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि बनाने से पहले आप सॉल्यूशन देख लें तो फिर आपको फायदा क्या होगा? आप तो मेरे सामने है नहीं, मैं तो आपको देख नहीं रहा हूं। तो इसमें आपको ईमानदारी थोड़ा सा दिखाना होगा। आपको समझना होगा कि यदि आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, आप बिना अनुवाद बनाए हुए आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेंगे तो फिर आपको फायदा क्या होगा? तो अनुवाद जो एक्सरसाइज वाला पीडीएफ है उसको डाउनलोड करें, पहले अनुवाद बनाएं। उसमें यदि मान लीजिए कोई वर्ड्स में आपको दिक्कत हो रहा है तो अब ये नहीं कि एक वर्ड्स में दिक्कत हुआ तो सर को फोन करने लगे। वैसे आप फोन करेंगे तो मैं जवाब भी नहीं दूंगा और फोन करना भी आपका बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए यदि मान लीजिए कोई वर्ड्स में आप फंस रहे हैं तो किसी ट्रांसलेशन की किताब में एक्सरसाइज के नीचे में हिंट्स वर्ड्स रहता है, उसका सहारा लीजिए। जो वर्ड्स मैं आपको दे चुका हूं बेसिक के तौर पर लेवल 1 लेवल 2 आदि में, उसका सहारा लीजिए। उससे भी नहीं होता है तो थोड़ा डिक्शनरी का सहारा लीजिए। जैसे भी हो आप पहले एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज बनाने के बाद जो आपको सॉल्यूशन वाला पीडीएफ है फिर उसको डाउनलोड करेंगे और फिर देखेंगे कि आपका क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है। इस तरह से आप हर चैप्टर में ये काम करना है। यूज ऑफ इज आर एम से लेकर आगे हर चैप्टर में आपको इस तरह से काम करना है। जैसे यूज ऑफ इज आर एम पढ़ाया गया या हैज हैव पढ़ाया गया, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया है उस वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भी अटैच किया जाएगा और उस पीडीएफ को अनिवार्य रूप से एक्सरसाइज वाला पीडीएफ को डाउनलोड करें, बनाएं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें। उसके बाद यदि कहीं आपको दिक्कत होगी तो फिर आप वीडियो को प्ले करके देखें कि क्या स्ट्रक्चर है, क्यों गलती हो गई। अच्छा, एक बार में ये नहीं कि फिल्म की तरह एक बार देखें इधर से उधर खत्म कर लिए, सो नहीं करना है। यदि कहीं पर आपको मान लीजिए डॉट्स आता है आप वीडियो को पुनः देखिए। कहीं पर भी आपको परेशानी है तो वीडियो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। अब इसके बावजूद भी आपको दिक्कत होता है तो फिर मुझे व्हाट्सएप करें या मेल के सहारे से मुझे आप बताएं या व्हाट्सएप के सहारे से आप मुझे बताएं कि आपको यहां दिक्कत है। मैं प्रयास करूंगा आपका दिक्कत का समाधान करने का। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप ईमानदारी दिखाएंगे।
हर चैप्टर में ईमानदारी दिखाएंगे और हर चैप्टर का एक्सरसाइज बनाएंगे और सॉल्यूशन से मिलाएंगे। और बच्चों एक चीज और मैं कहूंगा कि ट्रांसलेशन की किताब को भी आप देखें। जो चैप्टर का एक्सरसाइज मैं बनवाया उससे उस चैप्टर से रिलेटेड यदि आप ट्रांसलेशन की किताब से भी बना सके तो उसको भी बनाएं। देखिए उसको बनाने के बाद तो सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन कम से कम आपकी कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगी। आपको तो पता चलेगा कि आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। और उतना ही नहीं, हिंट्स वर्ड्स जो कि एक्सरसाइज के नीचे दिया हुआ रहता है बच्चों, उसको जरूर याद कीजिए और छोटा छोटा वर्ड्स इकट्ठा जरूर कीजिए। देखिए कॉमन सोचकर कि ये वर्ड कॉमन है ऐसा सोचकर इग्नोर मत कीजिए। छोटा छोटा वर्ड्स में बच्चे कभी कभार फंसते हैं और वह बड़ा ही समस्या का रूप धारण कर लेता है, तो ऐसा ना करें। ईमानदारी से वर्ड्स याद करें और एक्सरसाइज बनाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समस्या नहीं आएगी और आप ईमानदारी से काम करेंगे।